Hello, everyone, and welcome to the very first lecture of class 9th साइंस। आप देख सकते हो यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको साइंस के सारे चैप्टर्स पढ़ाने के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 9th चैप्टर 1, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। हमने देखा था केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट योर लेक्चर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स सही से बनाते रहना, है ना, अच्छे से पढ़ना। आई एम योर एबिक्स सर, और मैं आपको सारे नोट्स अच्छे से बनवाऊंगा, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस मैं एक चाहूंगा कि जितना इनपुट हम दे रहे हैं ना, जितना दिल से हम इनपुट दे रहे हैं, उतना ही अच्छा आउटपुट आए, और वो तब पॉसिबल होगा जब आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले कुछ गाइडेंस वीडियो मैंने बनाए हैं क्लास 9th साइंस को लेकर के, प्लीज उनको देख कर आओ। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, एक गाइडेंस देंगे। हमने एक ओवरव्यू भी देखा था क्लास 9 साइंस का, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हम फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के सेपरेट चैप्टर्स प्रॉपरली देख रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसी सीरीज को शुरू करते हुए, विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट ऑफ योर टाइम, वी आर गोइंग टू बिगिन विथ चैप्टर 1, केमिस्ट्री, मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले कोशिश करते हैं इसका टाइटल समझने की, मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स। देखो, जो ह्यूमन बीइंग है ना, बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड ब्रेन, हम हमेशा क्यूरियस रहे हैं हर चीज के बारे में जानने के लिए। और इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारे सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स मतलब हमें छोड़कर हमारे चारों ओर जो भी चीज है, वो है हमारा सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेबल हो गई, कोई चेयर हो गई, आपके रूम में फैन लगा हुआ होगा, एसी होगा, कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ये सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्या नाम दें, ये किससे बनी है, ये सब जानना इस चैप्टर में आता है। जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं ना, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग थिंग, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किससे बने हुए हैं, है ना। तो एशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, वो मानते थे कि चाहे कोई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं आपके? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना। एयर मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। हम सब इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक, बात सही भी है। इवन एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स आल्सो बिलीव इन। पर ना, जब हम साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो कुछ ज्यादा सही से चीजें समझ नहीं आती। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि हम सब नेचर से आ रहे हैं, है ना। ये 5 एलिमेंट्स क्या है? अपने आप में नेचर ही तो है। बात बिल्कुल सही है, पर इसको क्लासिफाई कैसे किया जाए? तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है ना, इन्होंने सभी चीजों को, सभी तरह के मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ने जाएंगे, तो हम इसी चैप्टर में, आपके चैप्टर 1 में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम पढ़ रहे होंगे। और जब हम केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग इनकी बात करेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस, प्योर। जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें हम केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ेंगे, मैटर को समझेंगे। क्लियर है? इतना समझ आया? तो बात बिल्कुल सही है, हम सब पंच तत्वों, 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। बट हम उसे क्लासिफाई कैसे करें? मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और एक उसके केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? ओके। अब सर, इतनी देर से हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, आपने मैटर की तो बात ही नहीं करी। ये मैटर मैटर हम करे जा रहे हैं, ये मैटर आखिर है क्या? है मैटर क्या होता है भाई? व्हाट मैटर? व्हाट इज मैटर? क्या होता है भाई मैटर? क्या स्कूल में सर
आज ना लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा मैटर हो गया। आपको पता है सर हम दिन भर में कितने सारे मैटर्स के साथ डील करते हैं। आज क्या हो गया आपको कोई आइडिया भी है कितना बड़ा मैटर हो गया? क्या ये सब मैटर है? हाँ, बिल्कुल ये भी मैटर है। ये आपकी लाइफ के बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। पर साइंस की डेफिनेशन में या मैं कहूँ केमिस्ट्री में ये मैटर नहीं है। तो केमिस्ट्री में हम मैटर किसे बोलते हैं उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। केमिस्ट्री में हम किसी भी इमोशन को लव, हेट, फीलिंग्स या फिर कोई मॉरल वैल्यूज इन सारी चीजों को ना मैटर में कंसीडर नहीं करते। हाँ, ये आपके लाइफ के मैटर हो सकते हैं। पर केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या मैं कहूँ साइंटिफिकली मैटर किसे कहते हैं? तो साइंस की डेफिनेशन में मैटर कहते हैं एनीथिंग एनीथिंग which has mass and occupies occupies space is called matter। क्या कह रहे हैं हम? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कुछ मास है ना? जैसे ये पेन हो गई, इसका अपना कुछ मास है और वो क्या कर रही है? वो ऑक्यूपाई कर रही है किसको? स्पेस को। इस 3D स्पेस में या मैं कहूं मेरे हाथ के ऊपर ये पेन, ये स्टाइलस कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। तो वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ वजन है। वैसे वजन को एक्यूरेट इंग्लिश में तो वेट बोलेंगे और वेट और मास में बहुत डिफरेंस है। वेट एक टाइप का फोर्स है ना? बट अभी के लिए एक ही समझ लो, इसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ वेट है और ये क्या कर रही है? जगह घेर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या मैं भी मैटर हूं? मेरा भी तो कुछ ना कुछ मास है और मैं भी तो जगह घेर रहा हूँ, काफी सारी जगह घेर रहा हूँ, है ना? तो क्या मैं भी मैटर हूँ? यस। बट हियर इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग मोस्टली अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। मोस्टली क्या हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ही देख रहे हैं। तो एक और एग्जांपल से समझो। मान लो एक खाली रूम है, बिल्कुल खाली स्पेस है, ठीक है? और उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नो फैन, नथिंग इज देयर। आप उसमें एक चेयर लेके आए। अब वो चेयर अपने साथ क्या ला रहा है? देखो वो चेयर ना अपने साथ सिर्फ दो चीजें ला रही है। एक तो उस चेयर का कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, है ना? कुछ ना कुछ वजन होगा। और वो उस रूम में कुछ ना कुछ जगह घेर रही होगी। यस और नो? यस। वो चेयर अपने साथ क्या लाई? मास। और वो क्या ऑक्यूपाई कर रही है? स्पेस। दैट मीन्स वो चेयर क्या है? मैटर है। तो आपके सराउंडिंग्स में आपको जो भी दिख रहा है ना? ये स्टाइलस हो गया, मेरे सामने कैमरा हो गया, मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, फैन हो गया, लाइट्स हो गई, जो भी कुछ, ये सब क्या है? ये सब का सब मैटर है। इज दैट क्लियर? सो मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupy space. Anything which has mass and occupy space is called matter. For example, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? टेबल, है ना? और देखो अपने सराउंडिंग्स में क्या है? चेयर। आप बुक से पढ़ रहे हो, आपकी बुक, पेन, एक्सेट्रा। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब के सब मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। इज दैट क्लियर? तो चलें आगे। सर इतनी देर से मैटर मैटर किए जा रहे हो, हमारे मैटर को आपने मैटर माना भी नहीं, तो आखिर ये भी बता दो कि ये मैटर बना किससे है ना? इतनी देर से हम मैटर मैटर कर रहे हैं, ये मैटर किससे बना हुआ है? आप कुछ सोचो। अगर इसकी मैं एक जनरल डेफिनेशन दूं तो कोई भी मैटर, मान लो ये पेन है। अब आप कहोगे सर चेयर प्लास्टिक की थी, कोई चीज मेटल की है, तो ये तो सब अलग अलग चीजों से मिलकर बने। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना? कोई मेटल है, वो मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एक चीज जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है? अपने ही जैसे बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर किससे मिलकर बना होता है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। हम क्या कह रहे हैं? कोई भी मैटर ना अपने ही जैसे छोटे छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, पर अभी हम इनको क्या बोलेंगे? अभी हम इसको पार्टिकल ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अपने ही जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है।
These particles of matters are too small, so they cannot be seen by naked eyes or even a simple microscope. आप इसे किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो देख ही नहीं सकते, और माइक्रोस्कोप से जब नहीं देख पा रहे हो तो अपनी आंखों को तो भूल ही जाओ, नेकेड आइज से तो आप बिल्कुल ही नहीं देख पाओगे. इज दैट क्लियर? तो मैटर को आप नॉर्मली, इन मैटर के पार्टिकल्स को आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है. इसका आपको एक एग्जांपल दूं. आप 1 mm क्यूब का एक प्लास्टिक का टुकड़ा लो, है ना, एक 1 mm क्यूब वॉल्यूम का छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है, मान लो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, है ना, ये खुद भी आपको दिखे ना, इतना प्लास्टिक का टुकड़ा है, बिल्कुल छोटा सा. ये कम से कम 10⁻20 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. 10⁻20 मतलब 20 जीरोस लगाऊंगा मैं. इतने सारे पार्टिकल से मिलकर एक छोटा सा क्या बना हुआ है, पीस ऑफ प्लास्टिक. एक वाटर ड्रॉप की बात करूं, एक छोटी सी पानी की बूंद, है ना, यहां तो बड़ी दिख रही है, एक छोटी सी वाटर ड्रॉप, ये अपने जैसे, अपने तरीके के कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी पता है? ऑलमोस्ट 10⁻21 वेरी स्मॉल वाटर पार्टिकल से मिलकर एक पानी की बूंद बनी हुई है. दैट मीन्स वी कैन से दैट particles of matter are very 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 small. Is that clear? I hope इतनी सी बात आपको समझ आ गई हो. चले आगे. हमने देखा मैटर, हमने हिस्ट्री देखी थोड़ी सी कि हम सब 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, पर मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया. एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? किसी चीज का कलर, शेप, साइज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. और केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बताओ, है ना, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी कंबंशन रिएक्शन क्या होगी, जलाने पर क्या होगा, ये सारी केमिकल, उसका वो कैसे बना हुआ है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, ये सब केमिकल पार्ट. ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे. ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल नेचर की, और उस अकॉर्डिंग हमने मैटर की डेफिनेशन देखी. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. और मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. अब इन पार्टिकल्स के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देयर आर 4 प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कौन कौन से होते हैं देखो. फर्स्ट वन, द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. हमें पता है मैटर के पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल. अभी हमने देख ही लिया था ये तो. सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कुछ ना कुछ जगह होती है. थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. सर ये पेन तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, आप कह रहे हो इसके पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो मैटर है. हाँ, देखो, हैव स्पेस बिटवीन देम में भी हम कह सकते हैं कि स्पेस कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस हो सकता है, पर स्पेस जरूर होगा. सिमिलरली, अगर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो वाइब्रेट करेंगे. कोई पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे, कोई कम मूव करेंगे, पर मूव जरूर करेंगे. फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. क्या कह रहे हैं हम? ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, चारों चीज हैं, चारों को एक एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा. पर एक बार के लिए याद रखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड, हैव स्पेस बिटवीन देम. थर्ड, वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग. एंड फोर्थ, दे अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो उनके बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. वेरी स्मॉल, हैव स्पेस बिटवीन देम, कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पार्टिकल्स के बीच में, दे अट्रैक्ट ईच अदर. दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. ये आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं. सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, पढ़ लिया होगा. अगेन छोटा सा रिवीजन. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड फोर्थ, दे अट्रैक्ट ईच अदर.
इज दैट क्लियर? एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था एक वाटर ड्रॉप का, एक प्लास्टिक 1 mm क्यूब का, है ना। ये अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। आपकी एनसीईआरटी में ना एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है इसका, वो देख लेते हैं। देखो, ये ना एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है मेरे सामने, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। KMnO4, है ना। ये KMnO4 का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स, ये सब आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आयंस वगैरह। आप ये समझिए कि एक कंपाउंड है KMnO4, ये ना पर्पल कलर का होता है, इस तरह के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होता है, ठीक। ये पर्पल कलर का KMnO4 है। अच्छा, ये मेरे पास है भी, मैं आपको एक सेकेंड रुको दिखा देता हूँ, है ना। हालांकि दिखेगा तो नहीं, बट मेरे पास KMnO4 है, थोड़ा सा आपको शायद दिख रहा हो, है ना। आई होप इट इज विजिबल, क्लियरली तो नहीं होगा। यही वाला KMnO4 है मेरे पास, ठीक। तो ये जो KMnO4 है ना, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पर्पल कलर का होता है। इसका इत्तो सा, ये आपको इतने सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एक छोटा सा इत्तो सा पार्टिकल ले लो और इसको क्या करो, यहाँ पर ना मैंने एक 10 ml वाटर ले रखा है। 10 ml ले लो आप, 10 ml तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो 100 ml ले लो, ये रहा, है ना। कुल मिला के थोड़ा सा पानी एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा है, 100 ml ऑफ वाटर ले रखा है। इसमें इत्तू सा पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आप डालोगे ना, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा पानी कैसा हो गया, पर्पल कलर का हो गया। इतना सा पार्टिकल डालने पर जब पूरा पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो वो पर्पल कलर का हो जाता है। मतलब वो छोटा सा पार्टिकल अपने जैसे कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, आप सोच सकते हैं, है ना। फिर एक और, मैं आप क्या करो, 90 ml प्योर वाटर ले लो और 10 ml ये वाला वाटर इसमें ऐड कर दो। 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट वाला वाटर ऐड कर दो। आप देखो कि ये भी पर्पल हो गया। इसी प्रोसेस को जब आगे आप बढ़ाते जाओगे, तो देखो कलर डाइल्यूट होता जा रहा है, पर अगेन पूरा पूरा पानी का कलर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये पर्पल से पिंक होने लग गया, पर कलर चेंज हो रहा है। करके दिखाऊं क्या? नहीं मान रहे हो? करके दिखाऊं? रुको, है ना। मेरे पास बिल्कुल ही थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़े से क्या, एक पार्टिकल है पोटेशियम परमैंगनेट का, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, है ना, एक चुटकी भी नहीं है ये। ये आपको ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है, आई थिंक क्लियरली दिख रहा है। इसके अंदर मैं ये पार्टिकल्स डाल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो, ये ना अपने आप से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर दो, थोड़ा इसको डिसॉल्व होने दो, है ना। थोड़ी देर रुको, थोड़ा सा वेट करो। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है क्या? क्या हो रहा है? इस पानी का कलर चेंज हो रहा है। ये पूरा पानी धीरे धीरे आप देखोगे, जैसे जैसे ये छोटा सा क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डिसॉल्व होगा, है ना। इस प्रोसेस का भी एक नाम है, हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा पानी कैसे कलर का हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है ना। थोड़ा सा हम इसको शेक कर लेते हैं ताकि ये डिसॉल्व जल्दी हो। एक्सपेरिमेंट से आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, देख लो। दिखा दिखा, पूरा पानी पर्पल कलर का हो रखा है। अब ये पर्पल कलर इतने से, जो आपको पार्टिकल दिख भी नहीं रहा था, इतने छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट ने इस पूरे वाटर का कलर पर्पल कर दिया, चेंज कर दिया। समझ आया? अगर इसी पानी को मैं एक और ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा डाल दूं, तो क्या होगा पता है? इसका भी कलर क्या होना चाहिए? चेंज। अभी तो ये पूरा डिसॉल्व भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल पर्पल हो जाएगा, डार्क पर्पल, है ना। नीचे से आपको ज्यादा पर्पल दिख रहा होगा, अभी भी ये डिसॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा मैं डाल के दिखा देता हूं आपको। आप देखो, ये पानी का कलर भी कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, पर ये पिंक हो चुका है। थोड़ा और डाल देते हैं। ये देखो, दिखा? पिंक कलर इस पूरे पानी का। सोचो, थोड़ा सा पार्ट ऑफ दिस वाटर, इस पूरे पानी का कलर भी चेंज, थोड़ा सा कलर डाइल्यूट जरूर हुआ है, पर पानी का कलर चेंज कर दिया है। मतलब वो छोटा सा पार्टिकल कितने सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ
वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, या मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब तो हमने करके भी देख ली, अब आप ये चीज नहीं भूलेंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बिल्कुल हमें क्लियर हो चुकी है। सेकंड देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कह रहे हैं? पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। इसको आप किससे देखोगे बताओ? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो, इसको देखने के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम किसी एक एग्जांपल को ले लेते हैं। यहां देखो, ये मैं आपके लिए वापस से बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। मैंने एक कंटेनर लिया, एक ग्लास का मान लो कंटेनर है, बीकर है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्या ले लेता हूँ? वाटर ले लेता हूँ। वाटर तो ब्लू कलर का होता है सर, ये लो ब्लू कलर का वाटर। ठीक, मतलब इसके अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल्स हैं। भाई पानी भी तो मैटर है, यस और नो? लिक्विड में है पर है तो क्या? मैटर। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स। ठीक ठीक ठीक। इस बीकर के अंदर मैं क्या ऐड कर देता हूं? थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए। नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। थोड़ा सा नमक मैंने इसके अंदर छिड़का। अब देखना, मान लो वाटर का लेवल इतना है, जब आप इसके अंदर 2-3 चम्मच नमक डाल दोगे ना, डिजोल्व नहीं हुआ है वो नमक, तो आप देखोगे वाटर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। हल्का सा वाटर लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे। फिर जब आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे, थोड़ा सा शेक करोगे, जब ये नमक डिजोल्व हो जाएगा, आप देखोगे ये वाटर लेवल वापस यहाँ पर आ गया है। मतलब पानी का वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, तो नमक कहाँ गया? आपने एक पानी में नमक डाल दिया पर पानी का वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा, तो नमक गया कहाँ? ये जो नमक के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, वहां आकर बैठ जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसलिए वो जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आके उस जगह को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए वाटर का लेवल इंक्रीज ही नहीं होता, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है ना? इससे एक चीज क्लियर होती है, क्या? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। इज दैट क्लियर टू यू? ये सॉल्ट की जगह क्या हम शुगर ले लेंगे सर तो भी यही होगा? हाँ, शुगर ले लो, सेम चीज होगी, है ना? जैसे ही शुगर डालोगे, हल्का सा पहले वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पर जैसे ही वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होना मतलब उसने क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया? उस वाटर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था पोटेशियम परमैंगनेट वाला, उसमें भी सेम चीज हुई है, कोई अलग चीज नहीं हुई है। आई होप आपको ये समझ आया हो। सो इससे आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर होती है, क्या? That the particles of matter have space between them. Third property, the particles of matter are constantly moving. क्या कह रहे हैं? जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपकी इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, आपने कभी अगरबत्ती तो जलाई होगी, है ना? ये अगरबत्ती का जो स्मोक है, भले ही बहुत छोटे पार्टिकल हैं, बहुत 0.0000001 कुछ मास होगा इसका, पर मास तो है। अगर मास है और ये स्मोक जगह घेर रहा है, तो ये भी क्या है? ये स्मोक भी मैटर है। और अगर ये मैटर है, तो मुझे बताओ, क्या अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में नहीं फैल जाता? है ना? हम तो एक जगह पर अगरबत्ती लगाते हैं और वो पूरे घर में खुशबू फैला देता है। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज दीज पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। क्योंकि ये मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए क्या हो पाया? बताओ। इसलिए ये स्मोक एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाए। तो इससे हमें इसकी एक और प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी क्लियर हुई, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड द लास्ट वन, the particles of matter attract each other. There is a force of attraction between the particles of matter. कैसे समझे, कैसे समझे बताओ? है ना? इसका एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, उससे समझ लेते हैं। ये जो मेरा हाथ है, इसको मैं एयर में कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव कर सकता हूँ इजीली, कोई एफर्ट नहीं लगेगा।
क्या मैं इसको एक वाटर बकेट में, एक पानी में भी मैं ये हाथ घुमा सकता हूँ? हाँ, हमने बहुत भवंडर बनाया है बचपन में पानी में, है ना, बाल्टी में। तो इजीली उसमें भी इतना एफर्ट नहीं लगता। मुझे बताओ थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगा एयर के कंपैरिजन में वाटर में हाथ घुमाने में, है ना? थोड़ा सा एक फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। और अगर मुझे यहाँ पर कोई मेटल का शेल्फ दे रखा हो, है ना, कोई लोहे की अलमारी है या कोई बॉक्स पड़ा है, क्या मैं उसके आर पार ऐसे हाथ घुमा सकता हूँ क्या फ्रीली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने 3 एग्जांपल लिए। एक था गैस स्टेट, है ना, एयर में जब मैंने ऐसे ही हाथ घुमाया बहुत इजीली घूम गया। फिर थोड़ा सा एफर्ट लगा, मींस देयर इज अ स्मॉल वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा एफर्ट लगा, पर मैंने पानी में भी हाथ घुमा लिया। पर जब मेटल शेल्फ में मैं हाथ घुमाने गया या इस बोर्ड के आर पार मैं हाथ घुमा सकता हूँ क्या? नहीं, ये सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से कसकर बंधे हुए हैं। कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मैं इनके बीच में हाथ घुमा नहीं सकता। समझ आया? सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक और आपका एक्टिविटी है, उससे समझ लेते हैं। आप 3 पीस लो, एक लो चॉक का टुकड़ा, एक आइस क्यूब लो और एक आप ले लो आयरन नेल, लोहे की कील ले लो आप, है ना? और मैं आपको एक हैमर दूं कि सबसे पहले किसको इजीली तोड़ दोगे तोड़ो। आप क्या करोगे? सर ये रहा चॉक का टुकड़ा, ये मारा हैमर और टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत ही कम आपको क्या लगाना पड़ा? फोर्स। पर फोर्स तो लगाना पड़ा, उसके पहले वो एक फिक्स शेप में था, तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो वो टूट गया। मतलब उसके पहले उन पार्टिकल्स के बीच में क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जुड़े हुए थे वो। समझे? आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप आइस क्यूब को भी क्या करोगे? तोड़ दोगे। पर चौक से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, मींस चौक के पार्टिकल्स या चौक से ज्यादा उन पार्टिकल्स के बीच में क्या था? आइस क्यूब के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मैं आपको बोलूं आयरन नेल को तोड़ो तो वो पूरी मुड़ जाएगी ऐसे वैसे, है ना? और ज्यादा जोर से लगाओगे, बार बार हैमर करोगे तो शायद टूट जाए, तो टूट जाए। मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट आयरन नेल। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स द कंक्लूजन ऑफ these example is the particles of matter attract each other। मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चारों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने चारों को समझ लिया है, चारों का एक एक एग्जाम्पल एज अ प्रूफ देख लिया। इससे आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये चीजें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मर्जी से फेक चंद होके बातें नहीं कर रहा। आपको एक चीज और दिखाऊं? देखो देखो, वेट करो, ये देखो पूरा पर्पल कलर का हो चुका है ना? पूरी तरह से डिजोल्व। अभी भी मैं कहूँ नीचे से ना ये डार्क ज्यादा है, अभी भी ये और पर्पल हो जाएगा, देखना तुम लोग। क्लियर हो चुका होगा। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चले आगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना? कि मैटर कितने तरीके से रह सकता है, कितने फॉर्म्स में रह सकता है। तो आप बताओ कितने स्टेट होते हैं मैटर के? सर 3 स्टेट होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर गलत जवाब है ये। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी? 5 स्टेट होती है। 3 स्टेट के जवाब जो आपने दिए नाम वो बिल्कुल सही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना? तो 3 तो बिल्कुल सही आपने बताई, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर कौन सी हो गई? गैस। पर देयर आर 2 मोर। एक तो हो गई आपकी प्लाज्मा, और एक और स्टेट होती है मैटर की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। So in total there are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate, है ना? आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस तो पूरी डेप्थ में अच्छे से डिटेल में दे रखी है जो हम पढ़ेंगे, पर हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और मेरा मानना है कि आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, है ना? अब क्लास 9th में तो आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पता होना चाहिए, तो इनका भी हम एक ओवरव्यू जरूर लेंगे। डिटेल में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को। शुरू करें। सो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
Plasma is the fourth state of matter, and Bose-Einstein condition is the fifth state of matter. We'll begin with the solid. Solid. सॉलिड क्या होते हैं? सर वही जिनका शेप फिक्स होता है, जो रिजिड होते हैं बिल्कुल, जैसे कि ये स्टाइलस जो आपके हाथ में है ना? या ये फैन, है ना? या ये बोर्ड, ये सब क्या है? सॉलिड है। ये सब क्या है? सॉलिड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब भी मैं आपको सॉलिड बोलूं, आप कुछ ऐसे पार्टिकल्स को इमेजिन करो। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना? कोई भी मैटर हो, वो बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना? और इनके बीच में क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये बिल्कुल क्या है? एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल नेग्लिजिबल सा स्पेस है इनके बीच में, ठीक है? एंड दे वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस, क्या करते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल पास-पास में है, मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। इनके बीच में जगह ही नहीं है। अब इस पार्टिकल को मूव करना है, हमने बात करी थी ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब इसको मूव करना है, जगह ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं? ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से ही टू और फ्रो, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करते हैं। अपनी जगह पर रहकर ही क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वाइब्रेट एट देयर प्लेस। क्लियर? ये होते हैं सॉलिड, ठीक? नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। देखो लिक्विड क्या कह रहे हैं हम? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। जब भी मैं लिक्विड बोलूं तो कैसा इमेजिन करना है आपको? कुछ कुछ ऐसा इमेजिन करना है कि इनके पार्टिकल्स सॉलिड जितने पास पास नहीं है, इनके बीच में क्या है? कुछ कुछ जगह खाली है ना? ये स्लाइटली फार है फ्रॉम ईच अदर कंपेयर टू द सॉलिड. So the forces of attraction between the particles are not so strong and particles can move freely. क्या कह रहे हैं? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? थोड़ा थोड़ा स्पेस है, स्लाइटली फार है फ्रॉम ईच अदर, तो ये क्या कर रहे हैं? इनके बीच में स्पेस भी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, इनके पास मूव करने की जगह है, दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो, दे कैन मूव फ्रीली. इसलिए ये कैसे होते हैं? ये फ्लूइड होते हैं, इनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, इनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, बहने का गुण होता है. ये होते हैं आपके लिक्विड्स, जैसे आपका वाटर, ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा. थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस, द गैसियस स्टेट. द पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. गैस जब भी मैं कहूं, आप बिल्कुल रैंडम पार्टिकल्स इमेजिन कर सकते हैं. इनके बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत ही वीक होगा, वेरी वेरी वीक. एंड दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस. ये क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं रैंडम किसी भी डायरेक्शन में. दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, so this gives us the most important properties of gas. Yes, because there is a lot of space between the particle of gas. इसकी वजह से आप बहुत सारे गैस के स्पेशल नेचर के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे. कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इस चैप्टर में. तो ये ना इसको विशिष्ट बनाता है, कुछ स्पेशल बनाता है. क्या? कि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं. कि ये भी फ्लो करते हैं, हाँ ये भी फ्लूइड है, इनमें भी बहने की, हवा बहती है ना. हवा क्या है? हवा गैस ही तो है, ठीक? तो ये क्या कर रहे हैं? फ्लो होने की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं. ये होते हैं आपके गैसियस स्टेट या गैस, ठीक? आई होप आपको तीनों स्टेट क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अभी हम इनका और डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है अभी, वेट करो थोड़ा सा. द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जब भी बोला जाए तो किसके लिए बोला है? प्लाज्मा के लिए बोला है. प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. अगर आपसे बोले फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर तो आप प्लाज्मा नहीं लिख सकते, है ना. स्पेसिफिकली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है आपकी? प्लाज्मा है. प्लाज्मा होती क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन. सर अब ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस क्या बला है भला? तो देखो, हमने बात करी थी, ये जो मैटर है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बना है. इन पार्टिकल्स को हमने पढ़ा था एटम्स बोलते हैं.
उसको भी जब ब्रेक डाउन करेंगे ना तो उसके अंदर से ये मिलते हैं, इतना समझो, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी इन्हें हम एक नाम देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये जो प्लाज्मा है ना, इनका मिक्सचर होता है। ये कहाँ मिलता है? इस यूनिवर्स में प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मैटर का स्टेट है, या स्टेट ऑफ मैटर है। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में प्लाज्मा पाया जाता है। हाँ, जैसे स्टार्स का जो ग्लो इफेक्ट है वो भी प्लाज्मा की वजह से है। अभी हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई। स्टार्स पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो एटम्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं और क्या मिलता है हमें? मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन अ स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। द स्टार्स ग्लो, ये जो ग्लो इफेक्ट होता है ना, थंडर में ग्लो इफेक्ट देखा है, चमकती है बिजली, वो चमक किसकी वजह से है? वो प्लाज्मा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम, इसकी वजह से ये क्या करते हैं? ग्लो इफेक्ट दिखाता है। ठीक, और क्या लिखा है? प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन अर्थ। हाँ, ये अर्थ पे आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? आप एक ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर क्रिएट करके बहुत ही ज्यादा तेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उसको, तो क्या होगा? प्लाज्मा बन जाएगा। देखो, प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आप ये दो लाइनें जरूर याद रखना। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है? प्लाज्मा है। और क्या लिखा? ये जो ग्लो इफेक्ट है वो किसके प्रेजेंस की वजह से आता है? प्लाज्मा की वजह से। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सॉलिड लिक्विड गैस का हम अलग से और देखेंगे, कि एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। सो आई होप आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा क्लियर होगी। कब मिलती है प्लाज्मा? जब टेम्परेचर इतना हाई होता है कि एटम्स क्या करते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाता है। तो प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, विच इज नॉन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा का जस्ट अपोजिट है ना? जब कोई स्पेशल गैस आपकी किस टेम्परेचर पर? बहुत ही कम टेम्परेचर पर, बिल्कुल ही कम टेम्परेचर पर, उसमें बहुत ज्यादा हीट थी, इसमें बहुत ज्यादा क्या है? ठंड है, कोल्ड है ना? बहुत ही कम टेम्परेचर पर जब हम किसी गैस को लाते हैं, तब एक स्टेट और हमें मिलती है जिसे हम बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो, इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस did some calculation about the fifth state of matter. On these calculation, on the basis of that calculation, Albert Einstein predicted the existence of another state of matter, which is known as Bose-Einstein condensate. तो इन दोनों ने, किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया जो कि पॉसिबल थी, विच इज नॉन एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सर चलो ये बात समझ आई। तो ये तीन चेहरे कौन है ना? तो ये हैं आपके कार्ल लीवेमिन, एरिक ए कर्नेल और वुल्फगैंग केटले। इन तीनों ने, देखो, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कैलकुलेशंस और थ्योरी दे दी, एक स्टेट ऑफ मैटर बन सकती है ये बता दिया। फर्स्ट टाइम जिन तीन लोगों ने इस स्टेट ऑफ मैटर को अचीव किया था, ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी अपने आप में। तो वो ये तीन लोग थे, और इसी वजह से वेमन, कर्नेल और केटले को नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में मिला था, है ना? इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम अचीव करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई होप आपको पांचों स्टेट ऑफ मैटर बिल्कुल क्लियर होंगी, है ना? एक बार सॉलिड लिक्विड गैस को हम और ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, जब भी सॉलिड लिक्विड गैस को इजीली समझना हो ना, तो हमने चार प्रॉपर्टीज, चार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखे। क्या? कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये तो सब में कॉमन है। फिर तीन और हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप डिफरेंस देख लो, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी तीनों की तीनों स्टेट्स। एक बार हम देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, सॉलिड
द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने पढ़ा था ना पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में कैसा होता है? सर बिल्कुल पास पास में होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड के बीच में कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम, बिल्कुल पास पास, टाइटली पैक्ड। लिक्विड में कैसा होता है? सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना? तो हम कह सकते हैं गैस में है मिनिमम है, और लिक्विड में इन दोनों के बीच का, या मैं लिख दूं मॉडरेट, है ना? बीच का है भाई इन दोनों के। क्लियर? फिक्स्ड शेप, क्या सॉलिड का फिक्स शेप होता है? यस सर, ये पेन एक सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है ना? टेबल चेयर जो भी दिख रहा है, जो भी सॉलिड फॉर्म में है, वो बिल्कुल रिजिड है, अपने फिक्स शेप में है। मतलब कि फिक्स शेप होता है किसका? सॉलिड का। यस, सॉलिड का शेप फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स होता है क्या सर? नहीं। अगर मैं थोड़ा सा पानी एक वाटर बॉटल में ले लूं तो उस वाटर बॉटल का शेप ले लेगा। उसी पानी को अगर मैं किसी तपेली में डाल दूं आपकी, तो क्या हो जाएगा? वो उसका शेप ले लेगा। मैं किसी और बर्तन में डाल दूं, है ना, तो वो उसका शेप ले लेगा। किसी बीकर में डाल दूं, उसका शेप ले लेगा। तो उसका शेप चेंज होता है। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। क्या गैस का शेप फिक्स होता है क्या? नहीं, गैस का भी बिल्कुल भी शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक। फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है? बताओ। यस, सॉलिड का वॉल्यूम, क्योंकि शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? बताओ। लिक्विड का भी वॉल्यूम, उसने अपना शेप तो चेंज कर लिया, पर उसका भी वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 ml या आपने 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली। अब वो 500 ml, उस बोतल में भी 500 ml है, उसको ग्लास में डाल दोगे तो भी वो कितना है? 500 ml है। तो उसका वॉल्यूम तो जो है ना, वो फिक्स है। लिक्विड क्या कह रहा है? अपना शेप चेंज कर लिया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा भाई, है ना? हमारे पार्टिकल्स फ्री तो हैं, पर इतने भी फ्री नहीं है कि क्या करें, वो अपना वॉल्यूम चेंज कर ले। और गैस, गैस के बारे में बताओ भाई। गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? नहीं, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। मान लो मैं एक स्पेशल कलर की गैस एक बॉटल में ले आता हूँ, है ना? बॉटल में बंद करके मैं एक ग्रीन कलर की गैस ले आया। जैसे ही मैं वो बॉटल खोलूंगा, वो पूरी गैस क्या करेगी? इस रूम में जितना भी स्पेस है सबका सब ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब पहले उसका वॉल्यूम उस बॉटल जितना था, और फिर रूम जितना हो गया। मतलब गैस का वॉल्यूम भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। तो गैस का ना तो शेप फिक्स है, ना वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, पर वॉल्यूम फिक्स है। और सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या है? दोनों ही फिक्स है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, अभी हमने बात करी थी सॉलिड कंटेनर का शेप ले लेगा क्या? इसको मैं एक बाल्टी के अंदर डालू तो ये पेन बाल्टी के शेप की हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। लिक्विड यस, और गैस यस, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कंप्रेसिबल, द प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी चीज को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, है ना? तो सॉलिड को देखो, इसको अगर इसी स्टाइलस का एक एग्जांपल ले लो, इसको मैं बहुत ज्यादा फोर्स दूंगा, कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, इस पे दबाव डालूंगा, तो क्या ये दब जाएगी क्या? नहीं, ये टूट जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी। मतलब सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं भाई, जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, वो कंप्रेसिबल कैसे होंगे? ठीक। क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है? देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, पर वो भी कंप्रेसिबल नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि वो कंप्रेसिबल हो। तो इसको भी मैं मना ही करूंगा, या बोलूंगा नेग्लिजिबल है। क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल। क्या गैस कंप्रेसिबल है? यस, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस है ना? आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपके घरों में जो गैस के सिलेंडर आते हैं, वो क्या है? वो कंप्रेस करके ही गैस को रखी गई है एक सिलेंडर में, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, आप लिख सकते हो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, क्लियर है? तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड में भी नहीं होती, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। फ्लूइडिटी, बहने की प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या फ्लूइडिटी ये सॉलिड में होती है? फ्लो करने की प्रॉपर्टी, सॉलिड फ्लो करते हैं क्या, बहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, सॉलिड बिल्कुल फ्लो नहीं करते। लिक्विड फ्लो करते हैं, यस, पानी बहता है, नदियां बहती हैं, मतलब क्या है? लिक्विड फ्लो करते हैं। गैस फ्लो करती है, यस, गैस भी फ्लो करती है, हवा बहती है ना? बहती हवा साथ आओ। यस, क्लियर है? तो ये एक
ओवरव्यू था किसका, सॉलिड लिक्विड और गैस का, है ना। और भी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा जो आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, वो क्या क्या कंप्लीट हुआ, हमने सबसे पहले पढ़ा मैटर के बारे में, है ना, कि मैटर होता क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को समझा। फिर हमने मैटर देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। कौन कौन से दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, है ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखा, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और उनको हमने डिटेल में जाना। जहां सॉलिड लिक्विड गैस को हमने और डिटेल में पढ़ा। एक छोटा सा होमवर्क, हालांकि आपको आता है, पर ये ब्लैंक करके खुद से घर पे एक बार नोट्स में बनाना। दैट्स इट, दैट्स फॉर द फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और सब कुछ समझ भी आया हो, है ना। ये पहला लेक्चर है, धीरे धीरे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स और बहुत सारी चीजें ना हम करने जाएंगे। देखो ये एक लंबी जर्नी होने वाली है, बहुत सारे चैलेंजेस आप और हम दोनों फेस करने वाले हैं, बट स्टिल एक चीज की गारंटी, हम जो पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, है ना, द बेस्ट पढ़ेंगे, ठीक। और कुछ नए इनिशिएटिव हैं जो फर्स्ट टाइम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बस अभी के लिए इतना काम है कि इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, नोट्स बनाते रहें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। आई एम योर टीचर एबिक्स, है ना। और बस मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में, है ना, करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।